नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरी वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, हम लोग छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की एमसीक्यूज की सीरीज चला रहे हैं, जिसका मैं 6 पार्ट अपने चैनल में डाल चुका हूं। आज का हमारा पार्ट रहेगा पार्ट नंबर 7। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैं जितना पार्ट एमसीक्यूज कराया हूं उसका पीडीएफ विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो आप लोग वहां से जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए, ताकि आप लोगों को उस पीडीएफ की सहायता से एग्ज़ाम के टाइम में इंस्टेंट रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन शास्ति का उल्लेख किस अध्याय में है। शास्ति बोलने का मतलब है जो सजा मिलती है ना। जैसे कुछ भी नियम का उल्लंघन होता है, कोई भी नियम या फिर उप नियम या फिर उपबंध, इसका जब उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन के लिए जो सजा मिलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, शास्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इस अधिनियम के अधीन शास्ति का उल्लेख किस अध्याय में है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्याय नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्याय नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्याय नंबर 7 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अध्याय नंबर 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय नंबर कौन सा, 9। अध्याय नंबर 9 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, धारा 6 या धारा 31 के उल्लंघन के लिए शास्ति के संबंध में किस धारा में बताया गया है। मतलब इसमें क्या बोला गया है, धारा 6 और धारा 21 का अगर उल्लंघन कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए जो शास्ति होगी, उसके लिए जो सजा मिलेगी, उसके लिए जो भी नियम होगा कि इस धारा के उल्लंघन के लिए इसके सजा के परिणाम स्वरूप क्या मिलेगा, है ना, उसके बारे में किस धारा में बताया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 46 और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 47 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 48। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा नंबर 48। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, धारा नंबर 6 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां है। इसमें क्या पूछा गया है, अगर हम धारा नंबर 6 के जो भी उपबंध है ना, उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो उस उल्लंघन के लिए क्या जी सजा या फिर शास्तियां क्या हो सकती है, उसके बारे में पूछा गया। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा, जो धारा 6 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, 6 मास की कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 6 मास की कारावास या 10,000 रुपये की जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1 साल की कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1 साल की कारावास या 10,000 रुपये का जुर्माना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मास का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति धारा 6 के अंतर्गत जो भी नियम, उपनियम एवं उपबंध बनाए गए हैं, उस उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसको शास्ति के फलस्वरूप 6 मास की कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना पटाना होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देने के लिए शास्ति है के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है। मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या होता है, हम व्यापारिक छूट दे सकते हैं। आप लोगों को शायद याद भी होगा व्यापारिक छूट के बारे में,
मैं एक धारा बताया था, वो धारा नंबर कौन सा है आप लोगों का अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद मैं बता देता हूँ। धारा नंबर 35। धारा नंबर 35 में व्यापारिक छूट के बारे में बात किया गया था, जो मैं अपने पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो उसी को इसमें पूछा गया, अगर अप्राधिकृत व्यापारिक छूट दे रहा है कोई, ठीक है, अप्राधिकृत व्यापारिक छूट दे रहा है ना, तो उसके लिए शास्ति के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 48, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 35, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 49 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 31। देखो इसको आप लोगों को ये 35 नंबर को देख के कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखो व्यापारिक छूट के बारे में जो बताया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत, उसको धारा नंबर 35 में बताया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई मंडी समिति क्या कर रहा है, आपको अप्राधिकृत व्यापारिक छूट दे रहा है, मतलब कि गैर कानूनी, जितना बोला गया है छूट देने के लिए उससे ज़्यादा दे रहा है किसी पैसे के लालच में, या फिर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या कई उसके कारण हो सकते हैं, है ना। तो अगर पकड़ा जाता है, मतलब क्या हो रहा है, अप्राधिकृत हो रहा है, ठीक। तो अप्राधिकृत अगर व्यापारिक छूट कोई दे रहा है ना, तो उसके लिए शास्ति जो सजा बनी है ना, उसको किस धारा में बताया गया है, उसको ही इस प्रश्न में पूछा गया है, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 49। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 49 में अप्राधिकृत व्यापारिक छूट अगर कोई दे रहा है, तो उसके शास्ति के संबंध में जितनी भी जानकारी है इसमें आपका उल्लेख मिल जाएगा, या फिर इसमें ही उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बार अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देने और शास्तीय है। देख इसमें क्या पूछा गया है, अगर प्रथम बार अप्राधिकृत व्यापारिक छूट दिया जा रहा है ना, तो उसके लिए शास्तीय है, ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6 मास की कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 6 मास की कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी दिए गए 3 मास की कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी दिए गए 3 मास की कारावास या 2,000 रुपये जुर्माना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मास का कारावास या 2,000 रुपये जुर्माना। अगर कोई प्रथम पर अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देते हुए पकड़ा गया है ना, तो उसके लिए शास्ति क्या होगी जी, 3 माह का कारावास हो सकता है उसको, या फिर उसको 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम क्या पूछा गया है कि द्वितीय बार, प्रथम बार तो दिया है ना, प्रथम बार दिया तो क्या था इसमें, 3 मास की कारावास या 2,000 रुपये तक का जुर्माना है, ठीक। अगर वो फिर से उसी गलती को करता है ना, तो उसके लिए क्या शास्ति होगी उसको पूछा गया है, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 6 मास की कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 3 मास की कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया 6 मास की कारावास या 2,000 रुपये जुर्माना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया 3 मास की कारावास या 2,000 रुपये जुर्माना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 मास का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना। देखो क्या होगा, अगर प्रथम बार अपराधिकृत छूट दे रहा है तो 3 मास के कारावास हो सकता है या फिर 2,000 रुपये का जुर्माना। अगर उसी गलती को दोबारा कर रहा है तो 6 मास बढ़ जाएगी, क्या चीज़, कारावास की अवधि भी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 मास हो जाएगी, और जुर्माने की राशि भी कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देने से किस धारा के उपबंधों का उल्लंघन होगा। अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ क्या चीज़, कि व्यापारिक छूट के बारे में किस धारा में बताया था अपने पुराने वीडियो में, धारा नंबर, चलो देख ही लेते हैं अब। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 31, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 35, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 37 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 06 या फिर 6।
आप लोग इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताएंगे। इसको मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, मैं इससे पहले आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ और पुराने वीडियो में भी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडी समिति तथा अध्यक्ष की शास्त्रीय अधिरोपित करने की शक्ति किस धारा में है? इसमें क्या पूछा गया है? मंडी समिति और अध्यक्ष जो शास्ति अधिरोपित करेगी किसी व्यक्ति के ऊपर, है ना, तो ये अधिरोपित करने की शक्ति जो है उसको किस धारा में बताया गया, फिर किस धारा में इस शक्ति अधिरोपित करने शास्त्रीय अधिरोपित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया, ये पूछा गया है, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया आपका, धारा नंबर 49। ऑप्शन नंबर बी दिए गए धारा नंबर 41। ऑप्शन नंबर सी दिए गए धारा नंबर 50 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 48। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 50। मतलब क्या है जी कि मंडी समिति और अध्यक्ष द्वारा शास्त्रीय अधिरोपित करने की जो शक्ति के बारे में बताया गया है, जो भी उल्लेख किया गया है, उसको धारा नंबर 50 में बताया गया है, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना है। देखते हैं हम अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में पूछा गया है, इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति अधिकतम कितने रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा? आप लोगों को याद रखना है ए वर्ड, मंडी समिति। क्या पूछा गया यहाँ पे? मंडी समिति के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, 500 रुपये तक। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1000 रुपये तक। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2000 रुपये तक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5000 रुपये तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये तक। मतलब मंडी समिति अगर क्या कर रही है, कोई भी शास्ति अधिरोपित कर रही है तो कितने रुपये तक का शास्ति अधिरोपित कर सकती है? मात्र 2000 रुपये तक का शास्ति अधिरोपित कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन मंडी अध्यक्ष, इसमें क्या याद रखना आपको, मंडी अध्यक्ष। देखो पिछला प्रश्न में क्या पूछा गया था कि अगर मंडी समिति शास्ति अधिरोपित कर रही है, इसमें क्या पूछा गया है, अगर मंडी अध्यक्ष शास्ति अधिरोपित कर रही है तो अधिकतम कितने रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 500 रुपये तक। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1000 रुपये तक। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2000 रुपये तक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5000 रुपये तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपये तक। देखो याद रखना आप लोग क्या चीज़, देखो अगर मान लीजिए मंडी समिति शास्त्री के रूप में जुर्माना अधिरोपित कर रही है तो मैक्सिमम 2000 रुपये तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी। और अगर मंडी अध्यक्ष शास्त्री के लिए जुर्माना अधिरोपित कर रही है तो मैक्सिमम 500 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, धारा नंबर 50 के अंतर्गत किए गए आदेश के विरुद्ध व्यक्ति किसको अपील कर सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सचिव और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजिस्ट्रेट। धारा नंबर 50 आप लोगों को याद होना चाहिए, मैं अभी अभी ही बताया हूँ, बताना आप लोगों मेरे को कमेंट करके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, धारा नंबर 50 के अंतर्गत किए गए आदेश के विरुद्ध व्यक्ति कितने दिनों के भीतर अपील कर सकेगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 दिवस के भीतर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 14 दिवस के भीतर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 15 दिवस के भीतर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 30 दिवस के भीतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिवस के भीतर। चलो मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 50 में क्या बताया था मैं, अध्यक्ष एवं मंडी समिति द्वारा शास्ति अधिरोपित करने की क्या है शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए इस धारा के अंतर्गत कोई आदेश दिया गया या फिर कोई शास्ति अधिरोपित कर दिया गया, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये गलत हुआ है, मैं इसके लिए अपील करूँगा, है ना, तो इसके लिए क्या नियम है, मतलब कि अगर धारा 50 के अंतर्गत मंडी समिति या मंडी अध्यक्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध
जुर्माना लगा दिया या फिर कोई भी शास्ति अधिरूपित कर दिया गया आदेश देकर, है ना, तो उस आदेश के विरुद्ध वो व्यक्ति कहाँ जाएगा अपील करने के लिए, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें वो कहाँ जाएगा भैया, आपके मजिस्ट्रेट के पास जाके अपील कर सकेगा। इसी के संबंध में अगला प्रश्न भी क्या पूछा गया कि कितने दिनों के भीतर अपील करेगा। ऐसे नहीं कि 1 साल बाद, 4 महीना बाद याद आ रहा है तो चलो भैया आज याद आ गया जाके हम लोग कर देते, ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, तो इसका भी एक समय अवधि होती है, इतने दिनों के भीतर करना है तो कितने दिनों के भीतर कर सकेगा, 15 दिवस के भीतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मंडी शोध्य की वसूली के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 51, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 52 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 53। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 51। ठीक, अगला प्रश्न दिया है मंडी शोध्य की वसूली कौन करेगा। इससे पहले मैं क्या पूछा था कि मंडी शोध्य की वसूली के संबंध में किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है, धारा नंबर 51 में। अब जो मंडी शोध्य होती है ना, उसकी वसूली कौन करेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मजिस्ट्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मजिस्ट्रेट। देखो मंडी शोध्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध क्या किए, जुर्माना अधिरोपित कर दी। ठीक है, आप कर दिए जुर्माना अधिरोपित। ठीक, अब क्या किया आप लोग, जुर्माना अधिरोपित कर दिए। उस जुर्माना के अतिरिक्त क्या होता है, उस जुर्माना के अतिरिक्त तो जो और फीस होती है जो अधिरोपित की जाती है उसको ही क्या बोला जाता है, मंडी शोध्य बोला जाता है। क्या बताया मैं कि जुर्माना के अतिरिक्त जो अन्य फीस वसूली जाती है उसी को हम क्या बोलेंगे, अन्य फीस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मंडी शोध्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में किस धारा में उल्लेख किया गया, पूछा गया किस में किया गया उल्लेख, 51 में। और कौन इसकी वसूली करता है पूछेगा तो क्या आएगा आपका क्या आएगा आपका मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संज्ञान के बारे में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 51, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 54, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 52 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 54। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संज्ञान के बारे में जितनी भी जानकारियां है उसको धारा नंबर 52 में बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है अपराधों के प्रशमन के संदर्भ में किस धारा में उल्लेख है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 52, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 53, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 48 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 51। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 53। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराधों का प्रशमन कौन कर सकेगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी समिति, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी उप समिति और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए व बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है संचालक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी अपराध का प्रशमन
मंडी समिति या उप समिति दोनों कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपराधों के प्रशमन के मध्य कितनी राशि प्रतिग्रहित किया जा सकेगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिए गए हैं 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी दिए गए हैं 10,000 रुपये और ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं 7,000 रुपये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10,000 रुपये। अर्थात अपराधों के प्रशमन के फलस्वरूप किसी व्यक्ति के विरुद्ध हम लोग 10,000 रुपये तक का राशि प्रतिग्रहित प्रशमन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इस अधिनियम के अधीन नियंत्रण के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 45, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 52 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है धारा नंबर 54। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा नंबर 54। धारा नंबर 54 में इस अधिनियम के अधीन जो भी नियंत्रण के बारे में बताया गया है, नियंत्रण से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी उसको धारा नंबर 54 में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। इस अधिनियम के अधीन नियंत्रण के संबंध में किस अध्याय में उल्लेख है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है धारा नंबर 13 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 10। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था धारा, तो धारा में क्या आएगा हमारा 54 और अगर अध्याय पूछा तो क्या आएगा आपका धारा नंबर 10। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये थी हमारी MCQ नंबर पार्ट 7 की 20 क्वेश्चन। इसकी आगे के क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और आप लोग जल्दी से जल्दी देख सके। और मेरे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें जितनी भी जानकारियां हैं इस PDF के अलावा आप लोगों को जितनी भी जॉब्स आ रही, वैकेंसीज आ रही है, करंट अफेयर्स की जानकारी, जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड जानकारी है उसमें आप लोगों को डेली अपडेट की जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 08 के MCQs के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।